जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आपको ज्वाइन आर्मी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए कि ज्वाइन आर्मी चैनल काफ़ी डेडिकेटेड वे में आर्मी की सारी ट्रेड, चाहे वो नर्सिंग असिस्टेंट हो, वेटनरी हो, फार्मा हो या फिर अग्निवीर का कोई भी ट्रेड हो, जीडी, क्लर्क, एसकेटी, ट्रेड्समैन, सारे ट्रेड जो जितने भी सारे ट्रेड हैं जिनकी रिक्रूटिंग होती है, वो सारे ट्रेडों को विस्तृत जानकारी एक ऑफिशियल वे में, जो कि ज्वाइन आर्मी चैनल के द्वारा आपको दिया जाएगा। तो ये काफ़ी डेडिकेटेड वे में तैयारी के लिए जानी जाती है ज्वाइन आर्मी चैनल, और काफ़ी जल्दी ही काफ़ी ग्रो अप हो रही है। काफ़ी सारे कैंडिडेट इस वीडियो को देखे जा रहे हैं, जो कि हमारे द्वारा क्वेश्चन दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मिल रहे हैं आपको पीआईक्यू क्वेश्चन, डेली प्रैक्टिस मिल रहे हैं, आपको, और मिल रहे हैं एक गाइडेंस, जिसके थ्रू काफ़ी कैंडिडेट आर्मी में चयन पा चुके हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से ज्वाइन आर्मी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और वीडियो के सारे पार्ट्स को देखें, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ताकि आपको भी बूस्टअप मिल सके और आप भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो अपनी भर्ती में। तो आज का इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ 50 क्वेश्चन, जो कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट को लेकर होंगे, और ये 50 क्वेश्चन काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होंगे उन सारे कैंडिडेट जो कि आर्मी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो बिना देर किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन। तो आज का जो सेशन होंगे ये स्टार्ट होते हैं बायोलॉजी क्वेश्चन से, जिसमें 15 क्वेश्चन को बायोलॉजी में हम लोग कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जैसा कि दिया गया है स्क्रीन पे। मानव में एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया क्या देती है? वो देती है प्रतिरक्षा को प्रतिक्रिया देती है। जब भी हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, यानी कि आप बोल सकते हो कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगल या जो भी डस्ट पार्टिकल्स ये सब होते हैं, या फिर जो भी कुछ है जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्म होती है, तो वो मानव में एंटीजन एंटीबॉडी के लिए प्रतिक्रिया देती है। वो है इम्यूनिटी, यानी कि प्रतिरक्षा ये होती है। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और या फिर पूछे जाते हैं? तो क्वेश्चन और आ सकते हैं कि मानव शरीर में एंटीबॉडी किसके द्वारा बनाई जाती है? तो बनाई जाती है लिम्फोसाइट्स के द्वारा। लिम्फोसाइट्स के द्वारा बनाई जाती है एंटीबॉडी, जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, इम्यूनिटी को बूस्टअप करके। फिर और दूसरे क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया मुख्यतः किससे संबंधित है? तो संबंधित है प्रतिरक्षा से। वो संबंधित है प्रतिरक्षा से। ठीक है, तो ये होगा। क्वेश्चन क्या है कि एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यह है प्रतिरक्षा से। ठीक है, तो ये है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो ज्वाइन आर्मी चैनल के द्वारा क्वेश्चन कराई जाती है, उसमें कराई जाती है एक विधिवत तैयारी, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन इसलिए होता है कि जैसे कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला नंबर क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन है कि मानव में एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया क्या देती है? तो आंसर क्या हो जाएगा कि प्रतिरक्षा का प्रतिक्रिया देती है। तो इसके रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड जितने भी आर्मी में क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर आने वाले होंगे, यानी कि मतलब संभावना है, उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से विस्तृत रूप से हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन में, आने वाले एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपसे अनसॉल्व ना हो, यानी कि ऐसा एक भी क्वेश्चन ना हो जिसमें जो क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ना कर पाए सही। ठीक है, तो हमारी टारगेट यह है कि आप 50 क्वेश्चन में
50 क्वेश्चन करके आओ, जो कि सारे सही होना चाहिए, और हमारे सारे कैंडिडेट अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट में। तो क्वेश्चन क्या है, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं कि मानव में एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया देती है, वो प्रतिरक्षा से प्रतिक्रिया देती है, प्रतिरक्षा के लिए प्रक्रिया देती है। तो इसके रिलेटेड और क्वेश्चन हो सकते हैं कि मानव शरीर में एंटीबॉडी किसके द्वारा बनाई जाती है, जो कि लिम्फोसाइट्स मैंने बता ही दिया। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया मुख्यतः किससे संबंधित है, तो हो गया प्रतिरक्षा। और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका में फाइगोसाइटोसिस क्या है। जो फाइगोसाइटोसिस है वो क्या होता है, फाइगोसाइटोसिस का मतलब क्या है, यह पूछ रहा है कोशिका में, ठीक है, कोशिका में फाइगोसाइटोसिस। तो फाइगोसाइटोसिस का मतलब होता है, हाँ, फाइगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि इंगल्फ कर लेना, यानी कि निगल जाना, ठीक है। जैसे मछलियाँ जब कीड़े कचरे का निगल जाती है पानी में, वैसे ही उसी को एक तरह से क्या बोलेंगे, इनगल्फ, यानी कि मतलब मछलियाँ जो हैं वो कीड़े कुचड़े को जो निगलते हैं उसको इनगल्फ नहीं बोलते, मतलब उसी तौर पे मैं बता रहा हूँ कि उस जैसे कि कोई भी हमारे शरीर में एंटीबॉडी आया तो लिम्फोसाइट्स उसको क्या करेगा, इनगल्फ कर लेगा, यानी कि मार देगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, इनगल्फ हो जाता है। तो वैसे ही उसी तरह क्या होगा कि कोशिका में फाइगोसाइटोसिस क्या है, तो क्या होगा कि कण को निगलना, यानी कि कोशिका में पूछ रहा है तो इसीलिए होगा क्या, कण को निगल जाना, उसका ये होगा फाइगोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फाइगोसाइटोसिस किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो जो फाइगोसाइटोसिस है वो अंतःग्रहण यानी कि इंडोसाइटोसिस है, इंडोसाइटोसिस है, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, अंतःग्रहण, अंतःग्रहण, ओके। ये हो गया आंसर। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसके रिलेटेड आ सकते हैं कि फाइगोसाइटोसिस मुख्यतः किस कोशिका द्वारा किया जाता है। तो वो किया जाता है, फाइगोसाइटोसिस जो होता है वो किस कोशिका द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है WBC के द्वारा, WBC, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है, WBC के द्वारा किया जाता है फाइगोसाइटोसिस। तो ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि पौधों में डाइकोट बीज में क्या होता है। जो डाइकोट बीज है उसमें क्या होता है, पौधों के डाइकोट बीज में क्या होता है। तो उसमें होते हैं, आप सबको पता होना चाहिए कि उसमें होते हैं 2 बीजपत्र, ओके। क्या होते हैं, 2 बीजपत्र, यानी कि 2 कोटिलीडॉन्स, ठीक है, जो होते। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि डाइकोट बीज में कितने बीजपत्र होते हैं। तो होते हैं 2 बीजपत्र, ठीक है। मतलब क्वेश्चन को घुमा कर पूछ सकता है कि डाइकोट बीज में कितने बीजपत्र होते हैं, तो 2 बीजपत्र होते हैं। या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मटर का बीज किस प्रकार का बीज है। तो जो ये डाइकोट है, तो मटर क्वेश्चन आ सकता है कि मटर का बीज किस प्रकार का बीज है, तो वो भी डाइकोट है, ठीक है, डाइकोट है, यानी कि द्विबीजपत्र। जो मटर का जो बीज है वो भी डाइकोट है, यानी कि द्विबीजपत्री है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव में ब्रोंकाइटिस अफेक्ट करता है, यानी कि किससे प्रभावित करता है, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि मानव में जो होता है ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकस मतलब क्या होता है, हार्ट्स, जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स का एक एल्वोलाई होता है, एक छोटी सी संरचना होती है,
तो उसी को छोटा छोटा मिलाकर क्या होता है, ब्रोंकस। ठीक है, ब्रोंकस जिसको ब्रोंकाई भी बोलते हैं, ऐसा छोटा छोटा, जहाँ पर रेस्पिरेशन हम लोग जो होता है ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, तो ऐसे होते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है कि मानव में ब्रोंकाइटिस, यानी कि ब्रोंकाइटिस मतलब क्या है, जिसमें TIS लास्ट में TIS लग गया, जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो गया। जैसे कि ब्रोंकाइटिस का स्पेलिंग क्या होगा, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लास्ट में TIS लग रहा है। ठीक है, यानी कि ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकस मतलब क्या होगा, एक लंग्स का जो छोटी छोटी संरचना मतलब जो अंगूर का जो गुच्छे होते हैं, ग्रेप्स का बंच, उसके जैसा होता है। ठीक है, तो उसको ब्रोंकस बोलते हैं। तो जब भी उसमें इन्फ्लामेशन होगा, तो किसी चीज़ में इन्फ्लामेशन हुआ तो उसमें क्या होता है, TIS लग जाता है, तो उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन। तो वैसे ही ये पूछ रहा है कि मानव में ब्रोंकाइटिस किससे प्रभावित करता है। तो ब्रोंकाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो इसको बोलें कि किससे प्रभावित होता है, तो क्या होगा, वो होगा आपका, ओके, तो ये होगा क्या, ब्रोंकस। ठीक है, मानव में ब्रोंकाइटिस किससे प्रभावित करता है, तो ब्रोंकस को प्रभावित करेगा। ठीक है, ये हो गया। तो वैसा ही, क्योंकि ब्रोंकस जो होता है, इसमें क्या दिया है, ब्रोंकाई, तो एक को क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई, और उससे ज़्यादा रहेगा तो ब्रोंकस। ठीक है, ब्रोंकस बोलेंगे। तो ये होता है। तो फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रोंकाइटिस किस तंत्र से संबंधित है। अगर पूछ दिया कि ब्रोंकाइटिस जो है वो, इसको मैं फिर से वापस लाता हूँ, जो हाँ, क्वेश्चन क्या है, ब्रोंकाइटिस किस तंत्र से संबंधित रोग है। तो किस तंत्र से संबंधित रोग हो वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। हाँ, क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रोंकाइटिस किस तंत्र से संबंधित रोग है, तो वह रेस्पिरेटरी सिस्टम से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ठीक है, यानी कि श्वसन तंत्र से। ओके, ये हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन और आ सकता है इसके रिलेटेड कि ब्रोंकस किस अंग का भाग है। जो ब्रोंकस होता है वो किस अंग का भाग है, तो किस अंग का भाग है वो है लंग्स का। ठीक है, लंग्स का एक भाग है ब्रोंकस। ओके, जिसमें इन्फ्लामेशन होगा तो वो ब्रोंकाइटिस बोला जाएगा। तो यह होगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका में नॉन कोडिंग DNA क्या कहलाता है। जो नॉन कोडिंग DNA होता है कोशिका में, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं जंक DNA। क्या बोलेंगे, जंक DNA। ये हो जाएगा आंसर। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि नॉन कोडिंग DNA को क्या कहा जाता है, तो बोल सकते हैं कि जंक DNA। या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कोडिंग DNA किसका निर्माण करता है। जो कोडिंग, इसमें तो नॉन कोडिंग पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि जो कोडिंग DNA होता है, ओके, जो कोडिंग DNA होता है वो किसका निर्माण करता है, तो किसका निर्माण करेगा, वो करेगा प्रोटीन को, प्रोटीन का निर्माण करेगा कोडिंग DNA। ओके, ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि नॉन कोडिंग DNA को क्या कहा जाता है, ये हो गया जंक DNA। और सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया कि कोडिंग DNA किसका निर्माण करता है, तो प्रोटीन का। तो ये दो काफ़ी है, ये दो से ज़्यादा नहीं पूछ सकते हैं इस एग्ज़ाम में। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है पौधों में मेगास्पोर किस में विकसित होता है। जो मेगास्पोर होते हैं पौधों में, वो किस में विकसित होते हैं, तो वो किस में विकसित होगा, वो होगा आपका भ्रूण थैली।
जो भ्रूणथली होते हैं पौधे का, उसमें मेगास्पोर विकसित होगा। ठीक है, तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि मेगास्पोर किस पौधों में पाया जाता है। जो मेगास्पोर होता है वो किस पौधे में पाया जाता है? तो वो पुष्पीय पौधे जितने होते हैं, पुष्पीय पौधे जितने होते हैं उसमें पाए जाते हैं मेगास्पोर। ठीक है, ये होगा। फिर अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि एम्ब्रियो सैक जो होता है, एम्ब्रियो सैक, ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि एम्ब्रियो सैक किससे बनता है? तो एम्ब्रियो सैक बनता है मेगास्पोर से। ठीक है, मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनता है। ओके, ये हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मानव मूत्र का पीला रंग किसके द्वारा होता है? किसके कारण मानव मूत्र का जो है, यानी कि मानव का जो यूरिन है वो पीला होता है? तो वो होता है, जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए कि पीला रंग, यानी कि जो एक पीला रंग क्या होता है? यूरोक्रोम होता है। ठीक है, यूरोक्रोम ठीक है, ये होता है यूरोक्रोम। तो ये यूरो मतलब क्या हो गया? यूरिन। और क्रोम का मतलब क्या हुआ? क्रोम का मतलब हुआ कलर। ठीक है, क्रोम का मतलब क्या होगा? कलर, यूरोक्रोम। तो ये 2 जो लेटर से बनना है। तो इसमें होता क्या है कि यूरो मतलब जो यूरिन और क्रोम मतलब कलर। तो ये बनता कैसे है? तो जब भी हमारे बॉडी में आरबीसी का जो विखंडन होता है, यानी कि ब्रेकडाउन होता है आरबीसी का, तो उसके द्वारा बनता है। जो हमारे जो सेल होते हैं वो आते हैं हमारे बॉडी में और किडनी के थ्रू निकलते हैं। तो जब भी हमारे बॉडी में देखोगे आप कि हाइड्रेशन होता है तो यूरिन का कलर ज़्यादा पीला होता है, यानी कि यूरोक्रोम ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा निकलते हैं। क्यों? क्योंकि वो यूरोक्रोम ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं, जो नॉर्मल जो उसका साइकिल होता है वो निकलते हैं। लेकिन हमारे बॉडी में फ्लूइड कम हो जाने के कारण यूरोक्रोम का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण यूरिन का कलर ज़्यादा पीला होने लगता है। ठीक है, तो ये होता है। तो अगर क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है, मैं इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन ये आ सकता है कि मानव मूत्र का पीला रंग किसके द्वारा होता है? तो आप बोल सकते हो पीला, लेकिन मोस्टली क्या आता है? मोस्टली आता है यूरोक्रोम दिया रहेगा आपको ऑप्शन में। अगर यूरोक्रोम नहीं दिया है तो पीला आप कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। लेकिन यूरोक्रोम भी दिया होगा तो आपको टिक करना है। अगर यूरोक्रोम भी दिया है और पीला रंग भी दिया है तो आपको करना है किस पे? आपको करना है यूरोक्रोम पे, ना कि पीला रंग पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? ये भी क्वेश्चन आया है जो कि नर्सिंग में पूछा गया है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो क्या होगा? यूरोक्रोम। जब ये क्वेश्चन आया था नर्सिंग में, उस टाइम ऑप्शन में दिया था मेलानिन, ऑप्शन में जो होता है मेलानिन दिया था, हीमोग्लोबिन दिया था, कैरोटीन होता है और यूरोक्रोम होता है। तो इसमें अब जो आंसर होगा वो क्या होगा? यूरोक्रोम। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन इसके जो रिलेटेड हो सकता है वो क्या होगा कि मूत्र किस तंत्र द्वारा बनाया जाता है? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, ये हो जाएगा, यानी कि इसका हिंदी क्या होगा? उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा? उत्सर्जन तंत्र। ओके, ये हो जाएगा। तो
ये हो गया 2 क्वेश्चन इसके रिलेटेड। फिर अगला क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एंटीकोडोन कहाँ पाया जाता है? जो एंटीकोडोन होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि एंटीकोडोन टीआरएनए, यानी कि टी फॉर क्या हुआ, टीआरएनए मतलब ट्रिप फॉर क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करती है आरएनए, ठीक है, तो उसको टीआरएनए बोलते हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया था आरएनए, एमआरएनए के बारे में, यानी कि मैसेंजर आरएनए, यानी कि ये क्या करता है, मैसेज को सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि एंटीकोडोन कहाँ पाया जाता है, तो वो हो गया टीआरएनए में, ठीक है, टीआरएनए में एंटीकोडोन पाया जाता है। इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन हो सकता है? इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि एंटीकोडोन किस से जुड़ता है, जो एंटीकोडोन होता है वो किस से जुड़ता है, ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि एंटीकोडोन जो है वो किससे जुड़ता है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि एंटीकोडोन जो होता है वो एमआरएनए पर जुड़ता है, यानी कि कोडोन पे जुड़ता है। बोल सकते हो आप कि कोडोन पर जुड़ता है, जिसमें एमआरएनए पे होता है, ठीक है, यानी कि जो कोडोन पे जुड़ता है, यानी कि एमआरएनए पे होता है जो कोडोन, उसी पे जुड़ता है, ठीक है, टीआरएनए, सॉरी ये एंटीकोडोन। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया कि एंटीकोडोन कहाँ पाया जाता है, वो टीआरएनए में होता है, टीआरएनए में पाया जाता है। और एक और क्या क्वेश्चन हो सकता है कि एंटीकोडोन किससे जुड़ता है, तो एमआरएनए, जो एमआरएनए पर जो कोडोन होते हैं उससे जुड़ता है। तो ये हो गया दूसरा आंसर। फिर तीसरा आंसर क्या, तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि टीआरएनए का मुख्य कार्य क्या है, जो टीआरएनए है उसका मुख्य कार्य क्या है। तो जो टीआरएनए का जो मुख्य कार्य होता है वो एमिनो एसिड को लाना होता है, यानी कि कैरी करना होता है, ठीक है, क्या होगा, कैरी करना होता है, CARRY, ओके। तो ये हो जाएगा एमिनो एसिड का कार्य, सॉरी टीआरएनए का कार्य होगा, ठीक है, यानी कि एमिनो अम्ल को लाता है, ओके, ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, थिग्मोनेस्टी किस में पाई जाती है, जो थिग्मोनेस्टी होती है वो किस में पाई जाती है, ओके। तो थिग्मोनेस्टी आप सबको पता होना चाहिए कि छुई मुई की जो पत्तियां होती है उसमें पाई जाती है। तो अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि थिग्मोनेस्टी जो है वो किस प्रकार की गति है, क्वेश्चन ये क्या है, थिग्मोनेस्टी किस में पाई जाती है, वो हो गया छुई मुई की पत्ती में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि थिग्मोनेस्टी जो है वो किस प्रकार की गति है, तो क्या है, एक टच मोमेंट है, ठीक है, टच मोमेंट है थिग्मोनेस्टी। फिर अगर अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि छुई मुई की पत्तियां किस कारण मुरझाती है, तो टच के कारण मुरझाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, टच मोमेंट होता है, ओके। तो ये हो गया आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों का आयतन कब बढ़ता है, यानी कि लंग्स वॉल्यूम इंक्रीज ड्यूरिंग कब होता है। तो आप सबको पता है कि सांस जब भी हम लोग सांस लेंगे तो हमारे जो फेफड़े हैं, यानी कि लंग्स का कैपेसिटी है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, जैसे इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये है आंसर। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है, इसके रिलेटेड आ सकता है कि श्वास लेने पर फेफड़ा में क्या होता है, तो एक्सपेंड होता है, यानी कि फैलता है, ठीक है, एक्सपेंड होता है, ओके। फिर और क्वेश्चन आ सकते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया किससे संबंधित है,
तो जो ऑक्सीजन इंटेक करते हैं यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं उससे संबंधित है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि रेस्पिरेशन इज रिलेटेड टू इंटेक ऑक्सीजन। ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? जो कोशिका झिल्ली होती है वो किससे बनी होती है? तो जो दो लिपिडीय, ठीक है, यानी कि लिपिड बाइलेयर, लिपिडीय द्विपरत, इससे बनी होती है कोशिका झिल्ली। ओके, तो क्वेश्चन अगर आ सकता है कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, तो वो लिपिड बाइलेयर से बनी होती है, यानी कि लिपिड द्विपरत से बना होता है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन और क्या आ सकते हैं? इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? जो कोशिका झिल्ली होता है, जो कोशिका झिल्ली होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो आप। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर अगला क्वेश्चन और क्या आ सकता है इसके रिलेटेड, तो ये होगा कि लिपिड द्विपरत किससे बनी होती है? जो लिपिड द्विपरत होती है, जैसे कि आपने यहाँ देखा कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, तो क्या है? लिपिड द्विपरत से बनी होती है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लिपिड द्विपरत किससे बनी होती है, तो क्या होगा? वो होगा बनी होती है फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। तो यह हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि एंथर दीवार में कितनी परतें होती हैं? जो एंथर की दीवार होती हैं उसमें कितने परतें होती हैं? तो उसमें होती है 4 परतें। ओके, यानी कि 4 लेयर होती है। तो क्वेश्चन ये ना पूछकर ये भी पूछ सकता है कि जो पराग कोष होते हैं यानी कि एंथर। ठीक है, एंथर का मतलब क्या होगा? पराग कोष। मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को डाउट ना हो। पराग कोष। ठीक है, ये हो जाएगा एंथर का मतलब। ठीक है, एंथर का मतलब क्या होगा? पराग कोष। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि पराग कोष यानी कि एंथर पौधे के किस भाग में पाया जाता है? जो क्वेश्चन आ सकता है कि पराग कोष पौधे के किस भाग में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है पुष्प का भाग में। ठीक है, यानी कि फ्लावर का भाग में। ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन आ सकता है कि पराग कोष की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? यानी जो पराग कोष होती है उसके सबसे बाहरी वाली परत कौन सी होती है? तो वो होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। ओके, ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, नासिका गुहा का कार्य क्या है? यानी कि नेजल कैविटी हेल्प करता है, यानी कि नेजल कैविटी जो होता है उसका कार्य क्या होता है? तो उसका कार्य होता है हवा को छानना, यानी कि बी। ठीक है, उसका क्या कार्य होगा? नेजल कैविटी का क्या कार्य होगा? हवा को छानना कार्य। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि जो नेजल कैविटी है उसके बालों का कार्य क्या है? तो उसके बाल का भी कार्य हवा को छानना ही है और कोई कार्य नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो नेजल कैविटी है किस तंत्र का भाग है? तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र का भाग है। ठीक है,
ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि जीन अभिव्यक्ति का अर्थ है, यानी जो जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए कि जो जीन अभिव्यक्ति यानी कि जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है प्रोटीन को बनाना, ठीक है, प्रोटीन को फॉर्मेशन करना, जीन अभिव्यक्ति का अर्थ है। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जीन अभिव्यक्ति का प्रथम चरण कौन सा है। जो जीन अभिव्यक्ति है उसका प्रथम चरण कौन सा है, तो है प्रतिलेखन। वो क्या है? प्रतिलेखन है। ओके, ये हो जाएगा। फिर इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। ये काफ़ी बार पूछा भी गया है क्वेश्चन कि प्रोटीन का संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस, संश्लेषण क्या होता है? सिंथेसिस, कि प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है, तो वो होता है राइबोसोम में, ठीक है। कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है प्रोटीन का सिंथेसिस। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? टेरेस्ट्रियल पौधे कहाँ उगते हैं। जो टेरेस्ट्रियल पौधे होते हैं वो कहाँ उगते हैं, तो टेरेस्ट्रियल पौधे भूमि पे उगते हैं। ओके, ये है। तो इसके रिलेटेड और क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो स्थलीय पौधे का, यानी टेरेस्ट्रियल पौधे मतलब क्या होता है। टेरेस्ट्रियल पौधे का पहले मैं हिंदी बता देता हूँ। टेरेस्ट्रियल पौधे का मतलब होता है स्थलीय पौधे। स्थलीय पौधे होता है टेरेस्ट्रियल पौधे का मतलब, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्थलीय पौधे का जड़ का मुख्य कार्य क्या है। मेन फंक्शन ऑफ रूट इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, यानी कि स्थलीय पौधे में जड़ का मुख्य कार्य क्या है। तो जड़ का मुख्य कार्य क्या होगा? वो जल का अवशोषण ही होगा, ठीक है। जल का अवशोषण ही होगा इसका मुख्य कार्य, स्वाभाविक है, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसके रिलेटेड और क्या आ सकते हैं कि जो कैक्टस है, कैक्टस CACTUS, ठीक है, जो कैक्टस किस प्रकार का पौधा है, तो ये स्थलीय पौधा है, यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लांट, यानी कि स्थलीय पौधा, ठीक है। जो कैक्टस है वो स्थलीय पौधा है, तो याद रखना आप। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच इज अ नॉन मेटल। यहाँ से क्या आ गया? केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन क्या है कि विच इज द नॉन मेटल, यानी कि इसमें से अधातु कौन सा है। तो इसमें से अधातु कौन सा है आपको पता होना चाहिए कि जो क्लोरीन है, जो क्लोरीन है वो एक अधातु है, बाकी सारे धातु हैं, ठीक है। बाकी सारे क्या हैं? धातु हैं। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेश्चन आ सकता है कि अधातु जो होते हैं वो कैसे होते हैं। बता देंगे कि गुड कंडक्टर, ब्रिटल यानी कि भंगुर होते हैं, मिलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि अधातु सामान्यतः कैसे होंगे, तो वो ब्रिटल होंगे, ठीक है, ब्रिटल होंगे। तो ब्रिटल का मतलब क्या होगा? भंगुर, यानी टूटने से टूट जाएंगे तुरंत। लेकिन धातु क्या होगा? धातु जैसे एक रॉड है, ठीक है, तो इसको मोड़ने से क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा ऐसा। लेकिन जो अधातु होता है वो ब्रिटल होता है, यानी कि जैसे ही आप इसको ऐसे मोड़ोगे, इसको ऐसे करके, तो ये मुड़ेगा नहीं, ऐसे करके टूट जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन अधातु का उदाहरण है।
अगर क्वेश्चन बहुत सारा दे दिया कि कॉपर, आयरन, सल्फर, एल्युमिनियम ऐसे करके, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसलिए मैंने आपको मेंशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या आया था कि निम्न में कौन अधातु का उदाहरण है, जिसमें दिया था कॉपर, आयरन, सल्फर और एल्युमिनियम। तो जिसमें से अधातु कौन सा होगा, वो हो जाएगा सल्फर। ठीक है, ये होगा। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु कौन सा है। मैंने ये शायद तीसरा बार बता रहा हूँ कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु क्या है। तो वो है, आप सबको मैंने पहले बताया था, आप जिन भाइयों को पता हो तो एक बार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें। जल अवस्था में पाया जाने वाला, यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है वो ब्रोमीन है। ठीक है, अगर यही सेम क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे अधातु की जगह यहाँ धातु कर दें, ठीक है, सपोज दैट ये मैं कट कर दिया, ठीक है, ये कट कर दिया, तो अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा पारा। ठीक है, पारा हो जाएगा, यानी कि मरकरी। ओके, ये हो जाएगा। तो आप सबको अच्छा जानकारी लेना चाहिए। ओके, तो ये हो गया, आपको इससे 2 क्वेश्चन बन गए। फिर आपको मैंने बता दिया 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बता दिया कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, वो पारा है। अगर क्वेश्चन एक कर दिया कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु कौन सा है, तो वो हो गया ब्रोमीन हो गया। ठीक है, ब्रोमीन हो गया। तीसरा क्या क्वेश्चन आ गया कि अधातु सामान्यतः कैसे होंगे, तो वो होंगे ब्रिटल होंगे, यानी कि भंगुर होंगे। और चौथा ये हो गया कि निम्न में से कौन अधातु का उदाहरण है, तो हो गया सल्फर, जिसमें ऑप्शन में रहेंगे कॉपर, आयरन और एल्युमिनियम एंड आल्सो सल्फर। ठीक है, तो सल्फर क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। तो ये हो गया 4 क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, जंग लगना किस प्रक्रिया का उदाहरण है। इसको बताने की शायद ही ज़रूरी है, क्योंकि मेरे सारे भाई इंटेलिजेंट हैं, सारे कोई जानते हैं कि जंग लगना किस प्रकार का प्रक्रिया है। तो जंग लगना जो है वो ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीडेशन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो जंग लगना ऑक्सीकरण प्रक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, जो क्वेश्चन आ सकता है रिलेटेड, वो क्वेश्चन आ सकता है कि जंग लगने में मुख्य रूप से कौन सी गैस भाग लेते हैं। तो जंग कब लगेगा, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहेगा, संपर्क में रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आंसर क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन। यानी कि क्वेश्चन होगा कि जंग लगने में मुख्य रूप से कौन सी गैस भाग लेते हैं, तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन। फिर अगले क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि जंग लगने के लिए आवश्यक है, क्या हो जाएंगे, H2O प्लस O2, यानी कि जल और हवा, यानी कि वायु, ऑक्सीजन दोनों जरूरी है जंग लगने के लिए। ओके, तो ये हो गया आंसर। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट की क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं धोने का सोडा। ओके, तो बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ओके, यानी कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि उसका होता है धोने वाला सोडा का Na2CO3, ये है धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र। ठीक है, जिसे सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। फिर इसके रिलेटेड अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, तो किस लिए उपयोग किया जाता है, तो मैं बता देता हूँ।
क्वेश्चन आ सकता है कि वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो जो कठोर जल को मृदु करना, यानी कि ठीक है, यानी कि जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट वाटर करता है, यानी कि सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? रासायनिक अभिक्रियाशीलता निर्भर करती है, जो रासायनिक अभिक्रियाशीलता जो है वो निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? वो करेगी आपको बाह्य इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है उस पर निर्भर करती है। कौन? रासायनिक अभिक्रिया, जो अभिक्रियाशीलता है वो। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है कि रासायनिक अभिक्रियाशीलता मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो वो हो जाएगा संयोजक इलेक्ट्रॉन। संयोजक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा? संयोजक इलेक्ट्रॉन का मतलब आप बोल सकते हो बाह्य इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। ओके, ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि किस तत्व की अभिक्रियाशीलता अधिक होती है? ठीक है, किस तत्व की अभिक्रियाशीलता अधिक होती है? तो जिसकी संयोजक, यानी कि जिसकी वैलेंस एक इलेक्ट्रॉन वाला धातु है उसकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले जितने भी तत्व हैं उसकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होगी, यानी कि रिएक्टिविटी उसका ज़्यादा होगी। ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हो जाएंगे आपका कि सहसंयोजक बंध कैसे बनता है? सहसंयोजक बंध जो होता है वो कैसे बनता है? तो वो साझेदारी से बनता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बनता है। ठीक है, जैसे किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक वैलेंस ज़्यादा है, तो किसी को पास एक वैलेंस कम है, तो एक दूसरे के वो थ्रू मतलब एक दूसरे के प्रति इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके सहसंयोजक बंधन जो होता है वो बनाते हैं, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड को बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि सहसंयोजक बंध किन तत्वों के बीच बनता है? तो बनता है दो अधातुओं के बीच। जब दो अधातु एक दूसरे के बीच रहेंगे तो सहसंयोजक बंध बनाएंगे। तो क्वेश्चन एक और आ सकता है इसके रिलेटेड कि जल में किस प्रकार का बंध होता है? तो जल क्या है? एक अधातु है, तो जल के बीच में क्या होगा? एक सहसंयोजक होगा, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड होगा, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, यानी कि सहसंयोजक बंधक बनेगा उसमें। ये होगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? अगला क्वेश्चन है पीएच स्केल किससे मापती है? जो पीएच स्केल होता है वो किससे मापती है? तो पीएच स्केल जो होती है वो अम्लीयता क्षारीयता को मापती है। ठीक है, यानी कि एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी को मेजरमेंट करती है पीएच स्केल। तो फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेश्चन ये भी आया है कि pH = 7 दर्शाता है। क्या दर्शाता है? मैंने काफ़ी बार बताया हूँ, pH = 7 जो दर्शाएगा वो न्यूट्रल दिखाएगा, न्यूट्रल शो करेगा। ठीक है, यानी कि उदासीन दिखाएगा। ये हो जाएगा आंसर। फिर और क्या क्वेश्चन आ सकता है इसके रिलेटेड कि अम्लीय विलयन का pH सामान्यतः होते हैं। जो अम्लीय विलयन होगा उसका 7 से बिलो होंगे, 7 बिलो होंगे जो अम्लीय विलयन होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। क्षारीय विलयन हो जाएंगे वो एबव 7 होंगे, 7 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, हो जाए, ये आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? मैंने काफ़ी बार बताया हूँ कि ग्रीन हाउस गैस CO2 है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए।
तो क्वेश्चन आ सकता है ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है। तो मुख्य गैस जो है वो CO2 है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण है। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि मीथेन, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है CH4, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मीथेन किस प्रकार की गैस है। तो मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस, और CO2 भी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, मिश्र धातु का उदाहरण है। इसमें से आप बता सकते हो कि मिश्र धातु कौन सी है, क्योंकि मैंने काफ़ी बार बताया हूँ। मिश्र धातु क्या है, पीतल, ओके, पीतल जो है वो मिश्र धातु है, बाकी सारे प्योर है, यानी कि 100%। मिश्र धातु किसे बोलेंगे, जब दो या दो से अधिक धातु मिलकर एक धातु बनाए तो उसको मिश्र धातु बोलते हैं। चाहे उसका शेयरिंग हो 1=99 भी हो सकता है, ठीक है, 1% = 99% भी होगा उसका इक्वलिटी, ठीक है। तो मेजर मतलब मायने नहीं रखता, बस दो धातु या फिर उससे अधिक धातु मिलकर बने होते हैं जिसको हम लोग मिश्र धातु बोलते हैं। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि पीतल, जो पीतल होते हैं, क्वेश्चन क्या है कि मिश्र धातु का उदाहरण क्या है, तो क्या हो गया, पीतल। तो यही क्वेश्चन क्या ये पूछ सकता है कि पीतल जो है वो किन दो धातुओं का मिक्सर है, ठीक है, किन दो धातुओं का मिक्सर है। तो वो हो जाएगा तांबा और जास्ता, यानी कि कॉपर और जिंक। कॉपर प्लस जिंक क्या होगा, तांबा प्लस जास्ता, ठीक है। ये दो धातु को मिलकर मिश्र धातु बनते हैं, ठीक है, ये होगा। फिर अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अमोनिया का जलीय विलयन होता है। जो अमोनिया होता है उसका जलीय विलयन होता है क्षारीय, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अमोनिया का जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है, यानी कि उसका pH 7 से अधिक होगा, ठीक है, उसका pH 7 से अधिक होगा। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकता है कि अमोनिया का जलीय विलयन किस प्रकार का होता है, वो क्षारीय होगा। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि क्षार का स्वाद सामान्यतः कैसा होता है, तो क्या होता है, बिटर होता है, बिटर होता है, यानी कि कड़वा होता है, ओके, क्या होगा, कड़वा होगा। तो ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन है pH = 1 वाला विलयन कैसा होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि जो pH 1 वाला, मैंने पहले भी बताया हूँ कि जिसका pH जितना कम होगा वो उतना ही मजबूत होगा, चाहे वो एसिड हो या क्षार हो, या फिर मतलब एसिड हो या बेस हो, अम्ल हो या क्षार हो, ठीक है। जिसका जितना pH होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो क्या पूछ रहा है, pH 1 वाला विलयन कैसा होगा। तो pH 1 जिसका pH होगा वो क्या होगा, यानी कि एसिड होगा, यानी कि अम्ल होगा। तो ये क्या होगा, मजबूत अम्ल होगा, ठीक है, क्योंकि pH 1 इसका विलयन का जो भी है सॉल्यूशन का, उसका pH 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है कि HCl है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो कैसा एसिड है, तो मजबूत एसिड है, क्योंकि उसका pH लेस होता है। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मजबूत अम्ल का pH मान कितना होता है। तो 1 से 2 के बीच के आसपास जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मजबूत अम्ल बोलते हैं, ठीक है, ये होगा।
फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्षार यानी कि सबसे अधिक मोस्ट रिएक्टिव एल्कली मेटल कौन सा है? तो वो हो जाएगा Li। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? Li। तो Li का फुल फॉर्म क्या होगा? Li का फुल फॉर्म होगा लिथियम। ठीक है, तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि क्षार धातुएं आवर्त सारणी के किस समूह में होते हैं? यानी कि जो एल्कली मेटल होता है वो जो भी आवर्त सारणी है उसको किस ग्रुप में होते हैं? तो ग्रुप वन में क्षार धातु होते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है इसके रिलेटेड? क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि निम्न में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? जिसमें रहेगा लिथियम रहेगा, सोडियम रहेगा, पोटेशियम रहेगा, सीजियम रहेगा। तो ये सारे में लिथियम से भी ज़्यादा अभिक्रियाशील जो धातु होगा वो सीजियम होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ सीजियम अगर दे दे तो सबसे ज़्यादा जो अधिक क्रियाशील धातु होगा वो सीजियम होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ CS दिया हुआ है। तो ये सारे में सबसे अभिक्रियाशील कौन होगा? वो होगा लिथियम। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि जल को सार्वत्रिक विलायक क्यों कहते हैं? जो जल होता है वो सार्वत्रिक विलायक क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकांश घुलते हैं, इसीलिए हम लोग जल को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हैं जो बहुत सारे सॉल्वेंट में नहीं घुलते हैं। ठीक है, यानी कि डिजॉल्व नहीं होते हैं, तो इसीलिए हम लोग उसको सार्वत्रिक विलायक नहीं कहते हैं। तो ये है। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जल में घुलने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं? जो जल में घुल जाए उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उस पदार्थ को बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, सैल्यूट नहीं, सॉल्यूट यानी कि विलेय पदार्थ। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एवोगाड्रो नियम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए। एवोगाड्रो नियम जो होता है वो किससे संबंधित है? ठीक है, तो एवोगाड्रो नंबर जो है वो वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि आयतन व कण की संख्या से रिलेटेड है। तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन क्या है? एवोगाड्रोस लॉ रिलेटेड्स यानी कि एवोगाड्रोस लॉ इज रिलेटेड टू वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि आयतन व कण संख्या के संबंधित है एवोगाड्रो नियम। ये हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन यह आ सकता है कि एवोगाड्रो जो नियम है यानी कि एवोगाड्रो संख्या कितना होता है? तो एवोगाड्रो संख्या होता है 6.022 इंटू 10⁻²3। ये आप इसका वैल्यू याद रखना। एवोगाड्रो संख्या का वैल्यू आपको याद होना चाहिए 6.022 इंटू 10⁻23। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि समान ताप पर यानी कि समान ताप और दाब पर समान आयतन की गैस में होता है वो क्या होगा? तो वो होगा समान अणु। ठीक है, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हो गया आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है
ठीक है। कैसी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो कैसी गैस है, तो वो है उदासीन, यानी कि न्यूट्रल गैस है। ओके, न्यूट्रल गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। फिर अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों खतरनाक है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्यों खतरनाक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सीजन परिवहन रोक देती है। जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें जाकर जो हीमोग्लोबिन से जुड़कर ये ऑक्सीजन परिवहन रोक देती है। तो इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे बॉडी के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है, यानी कि डेंजरस होता है। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, कौन सी तरंग माध्यम नहीं चाहती है, यानी कि कौन सी तरंग माध्यम नहीं चाहती है। ठीक है, यानी कि क्या है कि कौन सी तरंग माध्यम नहीं चाहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश। प्रकाश को कोई भी माध्यम यानी कि कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, ये विदाउट मीडियम भी ट्रेवल कर लेती है, लेकिन ध्वनि, जल, भूकंप, इस सब के लिए एक मीडियम चाहिए, यानी कि मीडिएटर चाहिए। ठीक है, फिर इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये होंगे कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये आंसर हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध किसका विरोध करता है। जो प्रतिरोध है वो किसका विरोध करता है, तो धारा का विरोध करता है। तो इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है, मैंने काफ़ी बार बताया हूँ। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध जो है वो चालक की लंबाई पे निर्भर करता है, चालक की लंबाई पे। ठीक है, जो चालक की लंबाई है, एक सेकंड इसको मिटा देता हूँ मैं। जो चालक की लंबाई है उस पर निर्भर करता है क्या, प्रतिरोध। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, संवेग का एसआई इकाई क्या है। जो संवेग है उसका एसआई इकाई क्या है, तो उसका एसआई इकाई है केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड संवेग का एसआई इकाई है। फिर अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि संवेग का सूत्र क्या है, तो संवेग का सूत्र है P बराबर mv। ठीक है, यानी कि P बराबर मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, P बराबर मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू संवेग, यानी कि मोमेंटम। ठीक है, तो संवेग का ऐसे ही मात्रक ये हो गया और संवेग का सूत्र ये हो गया P बराबर mv। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेविंग मिरर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। ठीक है, मैंने काफ़ी बार बताया कि सेविंग दर्पण में वो अवतल होता है और गाड़ी का साइड मिरर में उत्तल दर्पण होता है, ये याद होना चाहिए। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो अवतल दर्पण होता है, जो अवतल दर्पण है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो रियल यानी कि वास्तविक और वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल, वास्तविक एंड वर्चुअल इमेज बनाती है, यानी कि दोनों टाइप्स का इमेज बनाती है अवतल दर्पण। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है। कार्य जो है वो उसका ऐसा ही मात्रक है
जूल, ठीक है। यानी कि जूल का ऐसे मात्रक कार्य होगा, सॉरी कार्य का ऐसे मात्रक जूल होगा। तो इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है कि एक जूल कार्य कब होता है, यानी कि एक जूल कार्य कब होता है, कब होगा एक जूल कार्य, यानी कि एक न्यूटन बल से वस्तु 1 मीटर चले तो वो 1 जूल कार्य होगा, ठीक है, 1 जूल कार्य होगा। फिर इसके रिलेटेड अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि कार्य का सूत्र क्या है। तो कार्य का सूत्र होगा वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस, ठीक है। यानी कि W क्या है, वर्क, F क्या है, फोर्स यानी कि विस्थापन, सॉरी फोर्स यानी कि बल, अब S क्या है, S है विस्थापन, ठीक है। तो होगा वर्क का सूत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, आवेग का ऐसा इकाई क्या है। जो आवेग है उसका ऐसा इकाई क्या है, उसका ऐसा इकाई है जैसे आप सबको पता होना चाहिए कि सॉरी आप सबको बताया था मैंने कि सारे का ऐसा इकाई जरूर याद करना, और ये एक्चुअली में एक क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है, क्योंकि फिजिक्स का 5 क्वेश्चन आता है जिसमें एक क्वेश्चन ऐसा इकाई से पूछने की संभावना होती है। तो आप जो भी 15-20 ऐसा इकाई है उसको सारे को आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्वेश्चन है कि आवेग का ऐसा इकाई क्या है, तो उसमें क्या होगा, आवेग का ऐसा इकाई न्यूटन सेकेंड है, ठीक है। न्यूटन सेकेंड है आवेग का ऐसा इकाई। तो इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकता है कि आवेग बराबर होता है, आवेग बराबर क्या होगा, आवेग बराबर होगा संवेग में परिवर्तन, ठीक है, संवेग में परिवर्तन, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आवेग का सूत्र क्या होता है, तो आवेग का सूत्र होगा, आवेग मतलब क्या होगा, इम्पल्स, ठीक है। तो इम्पल्स यानी कि I बराबर F इंटू टी, यानी कि फोर्स इंटू टाइम, ठीक है, ये हो जाएगा आवेग का ऐसा ही यानी कि सूत्र, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी वीवीआईपी क्वेश्चन है, आप याद कर लेना, ठीक है, वीआईपी क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है। पृथ्वी पर जी का मान होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, तो इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि गुरुत्व त्वरण किस दिशा में कार्य करता है, यानी कि हम लोग किस भी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, ठीक है, किसी वस्तु को ऊपर फेंके तो फिर वो वस्तु कहाँ आएगी, नीचे की ओर आएगी। क्यों, क्योंकि गुरुत्व त्वरण नीचे की ओर दिशा में कार्य करती है, यानी कि नीचे की दिशा में कार्य करती है। तो ये हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन अगर आए कि गुरुत्व त्वरण किस दिशा में कार्य करती है, तो वो नीचे की ओर कार्य करती है, ठीक है, नीचे की ओर कार्य करती है, ये हो जाएगा आंसर। तो मैंने जैसा कि बताया आपको कि जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण पृथ्वी की तुलना में होता है, कैसा होता है, तो कम होता है, ठीक है, कैसा होता है, कम होता है। तो कितना कम होता है, तो 1=6 इतना कम होता है, ठीक है, 1=6 इतना कम होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, पृथक तंत्र में कौन संरक्षित रहता है, यानी कि
कंजर्व्ड इन आइसोलेटेड सिस्टम, जो पृथक तंत्र होता है उसमें कौन संरक्षित रहता है? तो उसमें संरक्षित क्या रहता है? उसमें संवेग यानी कि मोमेंटम जो होता है वो संरक्षित होता है। तो इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है? इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि संवेग संरक्षण का नियम किस पर लागू होता है? तो वो पृथक जो होता है पृथक तंत्र जो होते हैं उस पर संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। ठीक है, ये होगा आंसर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रॉकेट का चलना किस नियम पर आधारित है? तो वो संवेग संरक्षण का नियम पे संवेग संरक्षण का नियम पे आधारित है रॉकेट का चलना। ठीक है, यह हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? कोणीय वेग का एसआई मात्रक। कोणीय वेग का एसआई यूनिट क्या होगा? तो कोणीय वेग का एसआई यूनिट होगा रेड पर सेकेंड। ठीक है, रेड पर सेकेंड हो जाएगा कोणीय वेग का एसआई कहीं। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि कोणीय वेग किससे संबंधित है? तो कोणीय वेग किससे संबंधित है? तो वो घूर्णन गति से संबंधित है। घूर्णन गति से संबंधित है कोणीय वेग। ओके, ये हो जाएगा आंसर। फिर अगर कोणीय वेग का फॉर्मूला पूछ दिया तो क्या बताओगे आप? तो कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है, वी बाई आर। ठीक है, जिसमें वी बराबर होगा वेलोसिटी, ठीक है, और आर इक्वल टू रेडियस यानी कि त्रिज्या। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? बंदूक के झटके यानी कि रिकॉइल की व्याख्या कौन सा नियम करता है? यानी कि बंदूक जैसे चलता है, गोली चला और फिर से रिकॉइल होता है। ठीक है, रिकॉइल होता है यानी कि झटका मारा फिर पीछे आया, झटका मारा फिर पीछे आया, झटका मारा फिर पीछे आया। ठीक है, तो ये होता है। तो वही क्वेश्चन आ रहा है कि बंदूक के झटके रिकॉइल की व्याख्या कौन सा नियम करता है? कौन सा नियम करता है आप सबको पता है, यानी कि तृतीय नियम। तृतीय नियम यानी कि न्यूटन्स का तृतीय नियम, न्यूटन्स का तृतीय नियम। ओके, ये हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि न्यूटन का तृतीय नियम कहता है, क्या कहता है? क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया यानी कि एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। ठीक है, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन इक्वल टू रिएक्शन, ये हो जाएगा आंसर। तो इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि तैराक पानी को पीछे धकेलता है, क्यों? क्योंकि वो तृतीय नियम को लागू होता है यानी कि थर्ड लॉ को लागू करता है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा जीके स्टार्ट होता है यानी जनरल नॉलेज। यहाँ से 10 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अग्नि मिसाइल किस श्रेणी की मिसाइल है? ठीक है, अब जो अग्नि मिसाइल हो किस श्रेणी की मिसाइल है? तो अग्नि जो मिसाइल है वो बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, अग्नि मिसाइल जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर पूछ दिया कि अग्नि मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित किया गया यानी कि किस देश ने बनाया है, तो किस देश ने बनाया है? तो वो भारत ने बनाया यानी कि मेड इन इंडिया है अग्नि मिसाइल। फिर जैसा कि ये क्वेश्चन है, ये मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये मैं मिटा दिया। जैसा कि क्वेश्चन है कि अग्नि मिसाइल किस श्रेणी का मिसाइल है, तो क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बैलिस्टिक मिसाइल की विशेषता क्या है? ठीक है,
क्योंकि ये एग्ज़ाम है, कंपटीशन है, कुछ भी पूछ सकता है। आपको कंपटीशन में हारना नहीं है, जीतना है। इसीलिए मैं इसके रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन लेकर आता हूँ। इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो लेकर आता हूँ, क्योंकि आप जीत सको, एग्ज़ाम में जीत सको, हमारे स्टूडेंट हो आप, आपकी विजय हो। इसीलिए मैं लाता हूँ कि आपको सरप्लस लाना, सबसे ज़्यादा नंबर लाना है। इसीलिए मैं अल्टरनेट क्वेश्चन बताता हूँ। नहीं तो मैं भी बाकी कोचिंग क्लास की तरह बता देता कि अग्नि मिसाइल किस श्रेणी का है, तो बैलिस्टिक मिसाइल है, बात ख़त्म। ठीक है, बात ख़त्म हो जाएगा। इतना ही तो है, कुछ नहीं। लेकिन मैं क्यों पूछता हूँ, इसके रिलेटेड क्वेश्चन बनाता हूँ कि अग्नि मिसाइल किस देश द्वारा बनाया गया, तो मैंने बताया कि भारत ने बनाया। ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर मैंने ये भी पूछ रहा हूँ, काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो उसकी विशेषता क्या है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जब आप पढ़ लोगे ना तो आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे, लोगों से ज़्यादा नंबर मिलेंगे, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता है कि बैलिस्टिक मिसाइल की विशेषता क्या है। क्योंकि लोग बता देते हैं अग्नि मिसाइल किस श्रेणी का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बता दें कि बैलिस्टिक मिसाइल है और ये भारत ने बनाया है। लेकिन विशेषता किसी स्टूडेंट नहीं बनाया होगा, किसी स्टूडेंट नहीं बताएगा आपको। 100 में मुश्किल से 5 स्टूडेंट ही बताएगा। ठीक है, तो ये होना चाहिए आपको सरप्लस नंबर लेना है, यानी कि ज़्यादा मार्क्स लेना है, ताकि आपको सिलेक्शन हो। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल की विशेषता क्या है, तो विशेषता क्या होगा इसका, विशेषता ये होगा कि यह मतलब जो होता है, एक होता है परवलय, एक होता है परवलय पथ। ठीक है, ये परवलय पथ पर चलती है, यानी कि पाराबोलिक पथ। एक होता है पाराबोलिक, यानी कि पाराबोलिक पथ का मतलब क्या हो गया, परवलय पथ। ठीक है, तो जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो पैराबोलिक पथ पर चलती है, यानी कि परवलय पथ पर चलती है, यही इसकी विशेषता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है। जो भारत का राष्ट्रीय स्मारक है वो लाल किला है। ठीक है, याद रखना आप। फिर लाल किला कहाँ स्थित है, तो लाल किला स्थित है दिल्ली में। ठीक है, याद रखना आप। फिर लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां। ठीक है, शाहजहां ने लाल किले की निर्माण करवाया था। ये हो गया 42 नंबर क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन त्रिनेत्र संबंधित है, किससे संबंधित है त्रिनेत्र ऑपरेशन, तो वो हो जाएगा आतंक रोध, यानी कि एंटी टेररिज्म, यानी कि आतंक को रोकने के लिए एक ऑपरेशन त्रिनेत्र कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, तो हो गया। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन एक आ सकता है कि जो आतंक रोध अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य जो उद्देश्य क्या होगा, क्योंकि इसका नाम से पता चल रहा है कि आतंक को अंत करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। ठीक है, तो ये आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला यानी कि पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, तो आप सबको पता है, ये मूवी भी आप लोगों ने देखा होगा, आईपीएस किरण बेदी। ठीक है, तो ये हो जाएगा किरण बेदी, जो कि भारत का पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। ठीक है, जो हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि किरण बेदी किस खेल से जुड़ी रही, तो वो जुड़ी रही टेबल टेनिस से। ठीक है, टेबल टेनिस से जुड़ी रही। तो जैसे कि क्वेश्चन है कि भारत की पहला महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, किरण बेदी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यह
कि जो किरण बेदी किस वर्ष पहली महिला आईपीएस बनी, यानी कि किस वर्ष में पहली महिला आईपीएस बनी, तो ये हो जाएगा 1972, यानी कि 1972 ईस्वी में। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है किसी को पता कि राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 दिसंबर इन एवरी ईयर। ठीक है, 11 दिसंबर को राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। तो इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है? इसके रिलेटेड हो सकता है कि राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है, वो 11 दिसंबर हो गया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पर्वत दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये है उसका अवेयरनेस ऑफ माउंटेन, यानी कि पर्वत संरक्षण के प्रति जागरूक करना, यानी कि पर्वत को बचाव के लिए लोगों को जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी कि राष्ट्रीय पर्वत दिवस का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, वो कौन थी जो कि भारत का पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो बनी थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो किस स्टेट से बनी थी? तो वो बनी थी यूपी से। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी भारत में। तो एक ये जो है, जो सुचेता कृपलानी है, वो एक आंदोलन से भी जुड़ी हुई थी। तो वो किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो वो जुड़ी हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी सुचेता कृपलानी। तो ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? जो ऑपरेशन गंगा है वो संबंधित है नागरिक निकासी, यानी कि सिविलियन इवैक्यूएशन से। ये हो जाएगा आंसर। तो इसका अल्टरनेट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसका अल्टरनेट क्वेश्चन होगा कि ऑपरेशन गंगा किस देश के भारतीयों को निकालने के लिए एक चलाया गया अभियान था? जो ऑपरेशन गंगा है किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था? तो ये यूक्रेन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ऑपरेशन गंगा किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया अभियान था? तो ये यूक्रेन से निकाले गए थे भारतीय, जिसके द्वारा ऑपरेशन गंगा कंडक्ट की गई थी। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर इसके अल्टरनेट क्वेश्चन और क्या आ सकता है कि नागरिक निकासी अभियान का उद्देश्य क्या है? नागरिक निकासी अभियान का उद्देश्य है नागरिकों की सुरक्षा। ठीक है, ये आंसर होगा नागरिकों की सुरक्षा। तो ये आप याद रखना, नोटबुक में नोट कर लो। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय कीट कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय कीट कौन सा है? आप सबको पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय कीट वो है तितली, यानी कि बटरफ्लाई। शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, तो कभी हो सके तो पूछ दे कि भारत का राष्ट्रीय कीट कौन सा है? वो है तितली। तो क्वेश्चन आ सकता है कि तितली किस वर्ग में आती है? तो वो इंसेक्टा वर्ड में आती है। ठीक है, जैसे कि एक रेप्टाइल होता है, मैमलिया होता है, एवेस होता है, तो यह इंसेक्टा ग्रुप में आती है तितली। तितली का जीवन चक्र क्या होता है? तितली का जीवन चक्र होता है कायांतरण। ये क्वेश्चन आ नहीं सकता है।
ठीक है, क्योंकि काफ़ी डिप हो जाएंगे, तो ये आप छोड़ दो। लेकिन फिर भी याद रखो जस्ट ऑप्शन के लिए कि तितली का जीवन चक्र होता है वो होता है कायांतरण या फिर रूपांतरण भी बोल सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जाती है। ये हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस संगठन द्वारा मनाई जाती है? तो ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जाती है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यानी कि UNEP एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जाती है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है क्या है? तो प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ठीक है, ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, अब भी हो सकता है कि आ भी सकता है एग्जाम में, क्योंकि हाल में ही गई थी अंतरिक्ष में। तो क्या है, भारत की पहले महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वो है कल्पना चावला, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो इसके रिलेटेड और क्वेश्चन क्या हो सकता है कि कल्पना चावला किस अंतरिक्ष यान से गई थी? तो गई थी डिस्कवरी अंतरिक्ष यान से। किस अंतरिक्ष यान से गई थी? डिस्कवरी अंतरिक्ष यान से गई थी, ठीक है, ये होगा आंसर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कल्पना चावला किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये है एरोस्पेस इंजीनियरिंग से संबंधित थी, ठीक है। तो ये था, तो आज के लिए ये था 50 क्वेश्चन जिसके रिलेटेड हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किया और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने बताया, ठीक है। तो आई होप आप सबको पसंद आया होगा 50 क्वेश्चन का कॉम्बो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें लाएंगे फिर से 50 क्वेश्चन। तो बस आप देखते रहे ये जॉइन आर्मी चैनल को, हमेशा हमारे वीडियो को देखें ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में एक ही बार में सिलेक्शन का दावा देता है जॉइन आर्मी। अगर हमारे सारे वीडियो आपने देखा है, सारे वीडियो को पढ़ा है, तो आपको एक बार में सिलेक्शन का दावा जॉइन आर्मी चैनल देती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मिल रही है आपको PIQ क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, जो कि आपको बाकी सारे क्लासेज में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।